बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेटर की जिसमें जिक्र है असासों का, क्योंकि आजकल मुल्क के तूलो अर्ज में एक ढाबे से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक असासों की गूंज है। आमदन से ज़ायद हों या आमदन के अंदर हों, क्योंकि पाकिस्तान में असासे आमदन नहीं बल्कि ओहदे के मुताबिक बनाए जाते हैं, इसीलिए पाकिस्तान में हमेशा असासों की गूंज रहती है। उस लेटर में जिक्र है असासों का, और वो भी चीफ का। ऐसा चीफ जिसका बहनोई भी इस वक्त चीफ है और उसके वालिद साहब भी चीफ रह चुके हैं। उनके असासे कितने हैं, उनकी मालियत क्या है, उन्होंने उन असासों पर कितना टैक्स दिया है, कितने सालों में ये असासे बने हैं, और सबसे बढ़कर ये कि मुतल्लिका हुकाम इन असासों से बेखबर क्यों रहे। और इन असासों से मुताल्लिक हर पहलू से उठने वाले सवाल पर हम बात करेंगे। मगर इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइव खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। तो आज हम बात करेंगे असासों की, और वो भी चीफ के असासों की, जिनके वालिद साहब भी चीफ रह चुके हैं और उनके बहनोई भी इस वक्त इस्लामाबाद में चीफ हैं। इन चीफ साहिब ने जब से सिविल सर्विस ज्वाइन की है असासे तो बनाए हैं, और वो असासे कितने हैं, उसकी मालियत कितनी है, और उन असासों पर इन्होंने कितना टैक्स दिया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, जिनके पास चेयरमैन सीडीए का ओहदा भी है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद आए थे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और अब चीफ कमिश्नर के ओहदे पर हैं। इसके अलावा वो मेंबर सीडीए भी रहे हैं और अब उनके पास चेयरमैन सीडीए का ओहदा भी है, जबकि चेयरमैन सीडीए के ओहदे में वो कई दफ़ा एक्सटेंशन भी ले चुके हैं। ताहाल उनके पास ये दोनों ओहदे हैं। और इस्लामाबाद जैसा शहर जहाँ पर खरबों रुपए की प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है, जहाँ पर कई सरकारी और गैर सरकारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत अरबों रुपए में है, ऐसे शहर का चीफ कमिश्नर होना, ऐसे शहर में असिस्टेंट कमिश्नर से चीफ कमिश्नर तक के सफ़र में उनके कितने असासे बने होंगे, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लामाबाद में एक पटवारी करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर तैनात होता है। अपनी तैनाती के दौरान वो उस 1 करोड़ से कई करोड़ रुपए के असासे बना लेता है। इसी तरह एक प्रॉपर्टी डीलर भी कमीशन की मद में करोड़ रुपए कमा लेता है। तो ऐसे में असिस्टेंट कमिश्नर से चीफ कमिश्नर तक का सफ़र और मेंबर सीडीए से चेयरमैन सीडीए तक का सफ़र करने वाले अफसर के असासे कितने होंगे, इसके बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली को एक लेटर जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने जब से सिविल सर्विस ज्वाइन की है उन्होंने अपने असासों की तफसील नहीं दी। सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक असासों की तफसील हर साल जमा करवानी होती है, और इसको जमा कराए बगैर कोई अफसर अगले ग्रेड में तरक्की नहीं पा सकता। मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर से चीफ कमिश्नर के ओहदे तक पहुँचने के लिए उन्होंने कई दफ़ा तरक्कियाँ तो लीं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जारी लेटर में ये कहा गया है कि वो 1 माह के अंदर अंदर अपने तमाम असासाजात की तफसील जमा करवाएं। मगर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन 11 सालों में एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न कहाँ पर था, उन्होंने कितने असासे बनाए, उस पर कितना टैक्स बनता था, क्या इसकी बारे में भी कोई छानबीन होगी। और सबसे अहम बात यह है कि जब उनको एक ओहदे से दूसरे ओहदे पर तरक्की दी जाती रही, उस वक्त उनके असासों की छानबीन क्यों नहीं की गई। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अब इस लेटर के बाद कोई कार्रवाई भी होगी, या 11 सालों में इस तरह के कई लेटर्स आए और वक्त की धूल में दफन हो गए, क्या ये लेटर भी वक्त की धूल में दफन हो जाएगा। यहाँ पर अहम बात यह है कि वो इस वक्त चेयरमैन सीडीए भी हैं और इस ओहदे पर वो कई दफ़ा एक्सटेंशन भी ले चुके हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इन 2 ताकतवर ओहदों के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। वाकिफान हाल का कहना है कि इनके 3 दफातर हैं। इसके अलावा गाला में जारी रूहानी चश्मे से अलल सुबह फैज़ हासिल करना भी इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ना ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न अपने इस लेटर पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इस लेटर में वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया गया है कि अगर वो 1 माह के अंदर अपने असासों की तफसील जमा नहीं कराते तो उनके खिलाफ तादीती कार्रवाई की जाएगी। अगर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़ानदानी पस मंज़र का जायज़ा लिया जाए तो मौसूफ नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी के बेटे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साले हैं। इसके अलावा इनकी बहन कस्टम में आला अफीसर हैं। ब्यूरोक्रेट ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफीसर आमिर अहमद अली जहाँ पर एक मजबूत ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड रखते हैं, वहीं पर सियासतदानों के साथ इनके वालिद और इनके घराने के अच्छे ताल्लुकात भी हैं। मगर यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि नवाज शरीफ के दूसरे दौर में नवाज शरीफ के करीब रहने वाले उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी को
پیپلز پارٹی دور میں کئی اداروں نے اپنا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر اور چیئرمین بنا کے رکھا کہ نواز شریف دور میں یہ ہمارے کام آئیں گے اور ان کا نام ہی کامیابی کی ضمانت ہوگا، مگر حالات کی ستم ظریفی کہیں یا سازشوں کی کامیاب سازش، ان کے فرزند عامر احمد علی کو نواز شریف دور میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے والد کے قریبی وزراء نے ان کو اسلام آباد میں مختلف ہیلے بہانوں سے رکھا اور یوں وہ مشکل دور گزارنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر جیسے ہی بنی گالہ میں روحانی چشمہ نکلا تو انہوں نے اس سے بھرپور فیض حاصل کیا اور اس وقت وہ اسلام آباد کے 2 طاقتور عہدوں پر براجمان ہیں اور اپنی تمام تر توانائیوں سے خوشنودی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ماتحت افسران کی ٹرانسفر کے حوالے سے ان کے معاملات کافی الجھے، مگر انہوں نے اس کو انتہائی خوبصورتی سے ہینڈل کر لیا اور وزارت داخلہ کی طرف سے نہ صرف وہ تبادلے کے احکامات واپس کروا لیے بلکہ اپنی ٹیم کو مستحکم اور مضبوط کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس لیٹر کے مطابق اپنی کارروائی کر سکے گا یا کوئی روحانی طاقت ان کے گرد حصار بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، مگر یہ بات واضح ہے کہ قانون کے مطابق گریڈ 18 سے گریڈ 21 تک کے تمام افسران کو اپنے اثاثوں کی تفصیل ہر سال جمع کروانی ہوتی ہے اور جمع نہ کروانے کی صورت میں سروس ٹریبونل ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، مگر 11 سالوں میں متعلقہ حکام اگر 11 سالوں میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے تو کیا اب کارروائی کر پائیں گے؟ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔